हाँ, तो जो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था आज, क्या वो सभी को समझ में आ गया था कि भाई अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है तो हमारा मतलब हमें इंटीग्रेशन तब करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन तब करना पड़ेगा जब हमारी जो वायर है उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, तो हमें इंटीग्रेशन का यूज लेना पड़ेगा। अगर वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाता है तो बिना इंटीग्रेशन के भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? हाँ, तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचा हमने। देखो क्या है क्वेश्चन। ऐसा समझो, देखो ऐसा है, आपको यहाँ पे एक वायर दी गई है, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ये वायर ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है। ठीक है, ये जो वायर है ये ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट जा रही है। इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों I1। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, अच्छा, तो क्या इस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है बच्चों? क्या इस वायर ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी इसने। अब हमने क्या किया, उस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखा है ऐसे। देखो, ऐसे एक वायर को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इस वायर की लेंथ है बच्चों L। इस वायर की लेंथ है L और इसमें राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I2। तो मुझे बताओ, ये जो सेकंड वाली वायर है, क्या ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है? और इस वायर के एक एंड की डिस्टेंस जो है वो दे रखी है आपको D। एक एंड की डिस्टेंस पहली वायर से दे रखी है D। ठीक है, अच्छा, तो ये जो सेकंड वायर है, अब सोचो इस सेकंड वायर के हर पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा? इस सेकंड वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनटू दी प्लेन। तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है जो वायर वन ने क्रिएट कर रखी है। जो वायर वन ने क्रिएट कर रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है। इस बात का तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द फोर्स ऑन वायर टू। फाइंड आउट द फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू दी वन। चलो, तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। ड्यू टू दी वन, तुम्हें ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं नहीं बता रहा। करो। फोर्स ऑन द वायर टू ड्यू टू दी वन। अच्छा, अगर हर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो क्या हर एलिमेंट के लिए फोर्स भी अलग अलग होगा? हर एलिमेंट के लिए अगर मैं, हाँ, तो हमें क्या सबसे पहले एक एलिमेंट पे फोर्स लिखना चाहिए? क्या हमें सबसे पहले एक एलिमेंट पे फोर्स लिखना चाहिए? हाँ, और उसकी डायरेक्शन देख लो किधर आ रही है। अब अगर हर एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन सेम आ जाती तो क्या आप उस डायरेक्ट फोर्स को इंटीग्रेट कर दोगे? अगर हर एलिमेंट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आप सीधे सीधे उस एलिमेंट पे लगने वाले फोर्स को इंटीग्रेट कर दोगे ना। तो बस करो, सॉल्व करो क्वेश्चन।
हो गया। एलएन के फॉर्मेट में आना चाहिए क्वेश्चन, एलएन के फॉर्मेट में आना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कर लो यार, ऐसा क्या है, इतना टाइम लगाओगे क्या तुम लोग अब? हैं? चलो देखो, ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए मुझे तो। क्या सबसे पहले हमें ये पहली वाली वायर से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डीएक्स बिड्थ का एक एलिमेंट ले लेना चाहिए, डीएक्स बिड्थ का, यस और नो? क्या एक डीएक्स बिड्थ का एलिमेंट ले लेना चाहिए? हम तो इस डीएक्स बिड्थ वाले एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, जल्दी से बताओ। इस डीएक्स बिड्थ वाले एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, फटाफट से बताओ। अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स लगेगा एक डीएफ, यस और नो? अच्छा, क्या हर एलिमेंट पे फोर्स अपवर्ड ही लगने वाला था? तो एक काम करते हैं, इसे डीएफ की वैल्यू लिख लेते हैं। तो बच्चों ये जो डीएफ है, इसकी वैल्यू, अगर इस डीएफ की वैल्यू लिखोगे तो क्या ये डीएफ की वैल्यू आपके पास आएगी, इस एलिमेंट से पास होने वाली करंट I2 इनटू डी एक्स क्रॉस बी, यस और नो? B1 ड्यू टू दी वन, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वन। तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएक्स के बीच में एंगल क्या 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा I2 इंटू डी एक्स इंटू B1। तो B1 की वैल्यू देते हैं, तो इस एलिमेंट, ये एलिमेंट जहां प्रेजेंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वायर वन की वजह से, देखो dx। अच्छा, वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट दिस एलिमेंट कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx, यस और नो? इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ड्यू टू द वायर वन, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx। तो गौर से देखो क्या बना, df की वैल्यू बच्चों हमारे पास बनी, df की वैल्यू बनी हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π dx अपॉन x, और बोथ साइड अब क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें रॉड पे फोर्स निकालना है, इस वायर पे, वायर टू पे। तो वायर टू का पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट के लिए क्या x की वैल्यू d रही होगी, पहले एलिमेंट के लिए क्या x की वैल्यू d, और लास्ट एलिमेंट के लिए क्या d प्लस l रही होगी x की वैल्यू, देखो भाई पहला एलिमेंट यहां माना गया होगा तो इसके लिए x की वैल्यू d, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे, तो इसके लिए x की वैल्यू d प्लस l। तो देखो df का इंटीग्रेशन तो हो गया f, और म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π ln x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और d से लेके d प्लस l। तो आंसर आएगा बच्चों आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π ln d प्लस l अपॉन d। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये आएगा आपका फोर्स ऑन वायर टू। क्या ये सबको समझ में आ गया? ln d प्लस l अपॉन d। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन करो, चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ। अगर तुम्हें ये दोनों समझ में आ चुके हैं तो चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ। देखो बच्चों, आपको वो लगा एक इनफाइनाइट वायर है, ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, ठीक है? ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, ठीक? अच्छा, और इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों I1, इसमें करंट फ्लो हो रही है बच्चों कितनी, I1। तो राइट साइड क्या एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, राइट साइड क्या एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप को रख दिया, एक लूप को रख दिया ऐसा, ठीक है? ऐसा समझो एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप, साइड L, साइड कितनी है इसकी L,
और इस स्क्वायर लूप में ऐसे करंट फ्लो हो रही है I2 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक I2 करंट फ्लो हो रही है। तो तुमसे पूछा है फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द लूप, नेट फोर्स ऑन लूप। मुझे तो क्या जीरो होगा क्या, नेट फोर्स ऑन द लूप क्या जीरो होगा? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में होता तो क्या जीरो होता? यस और कांस्टेंट मैग्नेट, तो नेट फोर्स ऑन लूप निकालो। चलो करो क्वेश्चन को सॉल्व। जो समझदार होगा ना वो तुरंत आंसर दे देगा मुझे, जो समझदार होगा वो तुरंत आंसर दे देगा मुझे। अब तुम में से सोच लो कितने लोग समझदार हैं, मैं तो नाम किसी का लेने वाला हूं नहीं। जो समझदार होगा वो मुझे तुरंत आंसर दे देगा। और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डी है, ये जो डिस्टेंस है वो डी है। चल अरे जीरो नहीं है यार, जीरो की तो मना कर रहा हूं ना मैं। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। मैं तो फिर बोल रहा हूँ, पता है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि जो समझदार होगा वो जल्दी आंसर दे देगा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो यूज में आने वाली चीज है ना, वो मैंने अभी लास्ट दो क्वेश्चंस में कराई है। इस क्वेश्चन में जो यूज में आने वाली चीजें हैं वो मैंने अभी लास्ट दो क्वेश्चन में कराई है आपको। अपने लास्ट दो क्वेश्चंस को देख लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हे भगवान क्या कर रहे हैं पता नहीं लग रहा। मुझे तो लगा नहीं तुम में से कोई समझदार है अभी तक। अच्छा चलो मेरे को बताओ, मत करो, तुमसे नहीं होने वाला है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, तुम इसमें भी रो दिए यार। चलो चुप हो जाओ, मैसेज मत करो, देख लिए सबके आंसर मैंने। मैसेज मत करो, जरूरी नहीं है। अरे मत करो मैसेज यार, देख लो। मुझे एक चीज बताओ, ये जो वायर है ये बॉटम वाली जो वायर है, ये बॉटम वाली वायर पे फोर्स किधर लगेगा जरा बताना। बॉटम वाली जो वायर है इसे फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस पे तो इस पे तो फोर्स आ गया डाउनवर्ड, इसको मैंने मान लिया एफ, इसको मैंने मान लिया एफ। क्या इस एफ का आंसर मेरे पास इंटीग्रेशन से आएगा? क्या इस एफ का आंसर मेरे पास इंटीग्रेशन से आएगा? हाँ या ना में जवाब दो। तो अभी जो जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा ना इस फोर्स का, बस डायरेक्शन तो नीचे आने वाली है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक स्ट्रेट वायर दी थी हॉरिजॉन्टल, उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने राइट डायरेक्शन में दी है। तो इस वायर में और लास्ट क्वेश्चन वाली वायर में केवल करंट ही तो अपोजिट है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। यस और नो? तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या अभी हमने निकाला लास्ट क्वेश्चन में, ये जो फोर्स है क्या इसका मैग्नीट्यूड अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाला है हमने एल एन के फॉर्म
मिनट में यस और नो में आंसर दो यार सभी लोग। हाँ। और ये जो ऊपर वायर है, ये टॉप वाली जो वायर दिख रही है जिसमें राइट डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, अच्छा इस पे सेम अमाउंट का फोर्स क्या अपवर्ड लग रहा होगा? इस पे क्या सेम अमाउंट का फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा? तो क्या ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले ना? जहां तुम्हारे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम फंस रही थी वो दोनों फोर्स तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं? ये हुई समझदारी वाली बात। सर ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट वाली वायर है जिसमें करंट अपवर्ड फ्लो हो रहा है, क्या इस पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा F1? अच्छा क्या ये फोर्स मैंने तुम्हें आज सुबह वाली जो क्लास थी उसका लास्ट क्वेश्चन था ये, उसका लास्ट क्वेश्चन था ये, यस और नो? म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी, F1 की वैल्यू, यस और नो? मतलब इस वायर पे हर जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? इस वायर पे क्या हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? तो फोर्स भी तो कांस्टेंट ही आने वाला, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा मुझे तो ये जो राइट साइड जो वायर है जिसमें डाउनवर्ड करंट फ्लो रहा है, क्या इस पे फोर्स राइट डायरेक्शन में F2 लग रहा होगा? क्या ये F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है क्या? क्या ये F1 और F2 में नहीं है भाई? देखो ये वाली वायर देखो, मुझे तो ये जो राइट साइड वाली वायर है, क्या इस पूरी वायर पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं? पर क्या इस वाली वायर के बराबर है क्या जो डी डिस्टेंस पे थी? पर क्या जो डिस्टेंस डी पे वायर थी उसके बराबर मैग्नेटिक फील्ड है क्या? कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो है पर सेम थोड़ी ना है पहली वाली वायर के। हाँ, तो ये F1 और F2 बराबर नहीं होंगे, तो कौन ज्यादा होगा जल्दी से बताओ, F1 और F2 में कौन ज्यादा होगा? F1 और F2 में कौन ज्यादा होगा? F1 ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स क्या ऐसे लिखा जाएगा, जल्दी से देख लो, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है ये फोर्स, नेट फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, क्लियर? अच्छा अब F1 की वैल्यू देखो, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी रही होगी बच्चों, यस और नो? म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी रही होगी। और F2 की वैल्यू क्या म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी प्लस एल रही होगी, देखो डी प्लस एल। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यहां से कुछ नहीं करना था आपको, म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन 2 पाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल। कुछ बच्चों के ही ये आंसर आए थे बस, कुछ बच्चों का ही ऐसा आंसर आया था बस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चल अच्छा देखो बच्चों, अगर ऐसा होता तुम्हारे सामने, ध्यान से देखो, अगर ऐसा कर दिया जाए, ध्यान से देखना ये, और नीट वालों तुम तो और ज्यादा ध्यान से देखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन अगर आया तो, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन आया तो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नीट वाले बच्चे जरूर देखें इस क्वेश्चन को। क्या है देखो, आपको बोला गया कि एक इनफाइनाइट वायर है ऐसे, यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है, वायर 1, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 इन अपवर्ड डायरेक्शन, वायर 1 है ये, वायर 1, ठीक है, ये है वायर 1, ठीक।
ऐसे ही एक और वायर है यहाँ पे, ये भी इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। ठीक है, ये है वायर टू। वायर टू, इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या सभी बच्चों ने देख लिया क्वेश्चन क्या है? दो वायर्स है, दोनों इनफाइनाइट है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता, मुझे तो वायर वन क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है यहाँ पे? क्या वायर वन एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है यहाँ पे? हाँ। और वायर वन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या वायर टू पे फोर्स लगा होगा? वायर टू पे जो फोर्स लगा, क्यों वो वायर वन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा होगा? हाँ या ना? अच्छा, वायर टू पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ड्यू टू दी वायर वन, ड्यू टू दी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन। यस और नो? अच्छा, अब मुझे तो क्या वायर टू भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही होगी? और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या वायर वन लाई कर रही है? तो क्या वायर वन पे भी एक फोर्स लगा होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर टू? तो मुझे ये समझाओ, मुझे ये समझाओ, आपके सामने क्वेश्चन है, दो इनफाइनाइट वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी क्या? these two wires attract each other or repel each other? these two wires are attract each other or repel each other? सभी लोग देख ले, तो कोई भी एक वायर पे फोर्स निकाल लो, कोई भी एक वायर पे फोर्स निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। मुझे बताओ, क्या ये वायर टू जहां रखी गई है, क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है? ड्यू टू दी वन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यार, तो मुझे तो वायर टू पे जो फोर्स लगा होगा क्या वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगा होगा? यस और नो? वायर टू पे एल क्रॉस बी करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, और वायर वन जो है, क्या वायर वन जहां पे प्रेजेंट है, क्या वहां पे टू का मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन रहा होगा? टू का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब सोचो वायर वन पे जो फोर्स लगा होगा क्या वो राइट साइड लग रहा होगा? एल क्रॉस बी करके देखो, हाँ या ना? तो अगर दो इनफाइनाइट वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो दीज टू वायर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर? अट्रैक्ट ईच अदर, ये पूछा जाएगा, ध्यान सुन लेना नीट वाले बच्चों। ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं, टू इनफाइनाइट वायर्स आर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर्स इज इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, रिपेल करेगी? तो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए फोर्स, फोर्स ऑन दी वायर, तो मुझे तो क्या फोर्स दोनों वायर्स पे लग रहा है? यस और नो? क्या फोर्स दोनों वायर्स पे लग रहा है? तो मैंने ऐसा मान लिया, इन दोनों वायर्स के बीच में जो गैप है, इस गैप को मैंने बच्चों नाम दे दिया डी। अच्छा, अब मुझे तो, अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या आपको लेंथ ऑफ दी वायर के पता होना चाहिए? यस और नो? अगर जिस भी वायर पे फोर्स निकालना है, अगर आपको वायर टू पे फोर्स निकालना है तो वायर टू की लेंथ यूज लेनी पड़ेगी, वायर वन पे फोर्स लगाना है तो वायर वन की लेंथ यूज लेनी पड़ेगी, पर यहाँ तो लेंथ तो इनफाइनाइट है। यस और नो? यहाँ पे जो लेंथ है वो तो इनफाइनाइट, तो यहाँ पे फोर्स फाइंड नहीं करते, यहाँ पे फोर्स फाइंड नहीं करते, यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे फाइंड करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे फोर्स फाइंड नहीं होगा, क्या फाइंड होगा? फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर। क्लियर है सबको बात है?
इस क्वेश्चन में क्या फाइंड किया जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सबसे पहले देखो, हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू दी वन ऑन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, अच्छा पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? क्या 1 मीटर की वायर पे फोर्स निकालना है? तो जो, अच्छा F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन वायर 2, तो वायर 2 की केवल 1 मीटर की लेंथ देख ली जाए, वायर 2 की केवल 1 मीटर की लेंथ देख ली जाए, यस और नो? हाँ, तो फोर्स ऑन 2 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो, इसको मैंने लिख दिया, देखो F21 अपॉन लेंथ। ठीक है, समझ गए? फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये अपने आप, यस और नो? F21 अपॉन लेंथ, फोर्स ऑन टू वायर 1 पर यूनिट लेंथ। क्लियर ये बात है? तो देखो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, देखो तो फोर्स ऑन 2 निकालना है, 2 पे फोर्स निकालना है, तो करंट 2 की, लेंथ किसकी? 2 की, इनटू मैग्नेटिक फील्ड किसका? 1 का, यस और नो? ऐसे लिखा जाएगा, I2 इंटू L2 इंटू, हाँ। अब देखो I2 तो I2 है, अच्छा L2 और B के बीच के एंगल क्या 90 डिग्री है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ L2 इंटू B1, यस और नो? L2 वेक्टर और B1 वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो देखो क्या लिखा जाएगा, I2, L2 कितना? 1 मीटर बेटा, लेंथ कितनी माननी है? 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा ये, तो 1। और B1 की वैल्यू क्या? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D हो जाएगी बच्चों। तो जो आंसर आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन टू वायर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू दी वायर 1 पर यूनिट लेंथ, इसका आंसर कितना आया बच्चों? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, अपॉन 2 पाई D। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, सेम अमाउंट का फोर्स वायर 1 पे आएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे वायर 1 पे लगने वाला फोर्स D2 तो यहां लिखोगे I1, यहां लिखोगे L1 और यहां लिखोगे B2। ठीक है, I1 L1 की वैल्यू 1 लिख दोगे और B2 की वैल्यू लिखोगे तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। तो क्या आंसर सेम ही आने वाला है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा फोर्स अगर देखो मैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर यूनिट लेंथ अगर देखी जाए, तो ये भी आंसर सेम ही आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। और दोनों एट्रैक्टिव नेचर के फोर्स हैं। कैसे फोर्स है? एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव नेचर। कब है? जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है दोनों वायर्स में। कब है? जब दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया ये? अच्छा, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती तो, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती तो, जल्दी बताओ, एट्रैक्टिव नेचर का होता है रिपल्सिव नेचर का? रिपल्सिव नेचर का होता है। क्या अमाउंट इतना ही रहता? क्या अमाउंट इतना ही रहता फोर्स का? रिपल्सिव नेचर के साथ अमाउंट सेम रहता। क्या ये बात समझ में आ गई? नेचर रिपल्सिव हो जाता, बस अमाउंट तो लिख लेना। इफ द currents are flowing in opposite direction in the infinite wires, then the wires repel each other। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? वेल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे? क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे? दो इनफाइनाइट वायर्स भी दे दी जाए और फिर उनके बीच में फोर्स पूछ लिया जाए, तो भी क्या क्वेश्चंस को कर सकते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अच्छा, और देखो यार, और थोड़ा सा तुम्हें मैं क्वेश्चंस अच्छे कराऊं। देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन, मतलब तुम्हें मजे आ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन हो, हेडिंग लिखो बच्चों, रेल्स प्रॉब्लम। रेल्स प्रॉब्लम। हेडिंग लिख लो, रेल्स प्रॉब्लम। हाँ, हेडिंग लिख लो सब लोग, रेल्स प्रॉब्लम। देखो क्या है रेल्स प्रॉब्लम, क्या होती है, इनके बारे में समझते हैं। रेल्स प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तुम्हें, रेल्स प्रॉब्लम। देखो, अब समझ में बैठनी चाहिए बस तुम्हारे बात, रेल्स प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। हाँ तो बच्चों, देखो ऐसा है कि यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इनटू दी प्लेन। इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इनटू दी प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में दो रेल्स पैरेलल रखी गई है। रेल्स समझते हो तुम, पटरियां। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दो रेल्स हैं जो पैरेलल 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 रखी गई है। ठीक है। अच्छा, पहले मेरी बात सुन लो ढंग से कि मैं क्या बोलूं, है ना। ये दोनों कंडक्टर है, बोथ आर कंडक्टिंग रेल्स। दोनों कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर होने के साथ साथ फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन नहीं है इन रेल्स, फ्रिक्शन लेस। लगा देंगे वो अलग बात है, बाद में अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा मुझे तो मैं सब लगाऊंगा। फ्रिक्शन लेस एंड रजिस्टेंस लेस। रजिस्टेंस लेस। ठीक है, रजिस्टेंस भी नहीं है इनका कुछ। ठीक है, इन दोनों रेल्स पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है और रजिस्टेंस भी प्रेजेंट नहीं है। आइडियल रेल समझ लो तुम तो। ठीक है, आइडियल रेल समझ लो। क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान सुनो। मैंने क्या किया बच्चों, ये जो रेल्स के एक एंड पॉइंट है यहाँ पे, एक एंड पॉइंट तो ये रहा, और एक एंड पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या किया है ध्यान से समझना। ये रहा एक स्विच, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये रही बैटरी। ठीक है, लग गया आपको। ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये वोल्टेज है बैटरी के वी। ठीक। अच्छा, मुझे बताओ, स्विच को ऑन कर दूं तो क्या करंट फ्लो हो रही है अभी कहीं? स्विच को ऑन कर दिया जाए तो क्या करंट फ्लो हो रही है कहीं? यस और नो में रिप्लाई दें। क्या कहीं करंट फ्लो हो रही है? नहीं हो रही।
अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, ध्यान समझना, मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे एक कंडक्टिंग रॉड ऐसे इन रेल्स के ऊपर प्लेस कर दी। क्या है ये, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड इन रेल्स के ऊपर प्लेस कर दी, और इस कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ है एल, मास है एम, और रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अभी मुझे बताओ, क्या अभी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आप इस कंडक्टिंग रॉड को इन रेल्स के ऊपर रख दोगे, तो क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी? अच्छा, क्या वो करंट इस लूप में, इधर देखो ये लेफ्ट साइड एक लूप बन रहा है, क्या इस लूप में फ्लो होगी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती हुई नजर आएगी। तो ये जो रॉड है, ये जो रॉड आपने प्लेस की ऊपर से, क्या इस रॉड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? क्या इस रॉड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? अच्छा, अगर इस रॉड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया डाउन, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया? यस और नो? तो फिर क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ या ना? तो क्या फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा? इन विच डायरेक्शन? राइट साइड, राइट साइड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक फोर्स लगेगा इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। एक फोर्स लगेगा इन राइट डायरेक्शन। तो रॉड चलेगी या नहीं चलेगी? तो रॉड चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी, मूव करेगी भैया। तो रॉड चल रही है भैया, ठीक है। मशीन बना दी तुमने, देखो एक रॉड चल रही है तुम्हारे सामने रेल्स के ऊपर, ठीक है, बढ़िया। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये बताना है द फोर्स ऑन दी रॉड कितना है, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है द फोर्स ऑन दी रॉड फाइंड करो। चलो, फोर्स ऑन दी रॉड फाइंड करो। फाइंड आउट द फोर्स ऑन दी रॉड विद द डायरेक्शन। फाइंड आउट द फोर्स ऑन दी रॉड विद द डायरेक्शन। Find out the force on the rod with the direction. Find out the force on the rod with the direction. अच्छा, क्या रॉड पे एक सबसे पहले हमें करंट देखनी पड़ेगी बच्चों? क्या रॉड से फ्लो होने वाली करंट यहाँ पे आई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है? क्या इस आई का अमाउंट, ध्यान से देखना बच्चों, क्या इस आई का अमाउंट V अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा? जल्दी से बताओ। सर ऐसा तो होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, अरे सुनो तो सही यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, सुनो। जैसे जैसे ये रॉड आगे बढ़ेगी, क्या ये करंट में कोई चेंज आ सकते हैं? यस और नो? क्या इस करंट की वैल्यू में कोई चेंज आ सकते हैं जैसे जैसे रॉड आगे बढ़ेगी? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मतलब करंट में चेंज लाने के लिए बैटरी का वोल्टेज तो कांस्टेंट, जब तक रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा तब तक क्या करंट चेंज नहीं हो सकती? यस और नो?
बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स है, जब तक आर इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा तब तक करंट चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब आर इक्विवेलेंट के बारे में सोचो। देखो ये रॉड का रेजिस्टेंस आर, ये फिक्स है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर फिक्स है। कहीं और से कोई रेजिस्टेंस इंक्लूड हो सकता है क्या जब ये रॉड आगे चल रही है? तो कहीं से भी, क्योंकि रेल्स जो है वो रेजिस्टेंस लेस है। रेल्स जो है वो रेजिस्टेंस, अगर रेल्स का रेजिस्टेंस होता तो जैसे ही ये रॉड आगे चलती तो क्या रेल्स का रेजिस्टेंस भी सर्किट में काउंट होने लगता? हाँ, तो उस केस में वेरिएबल करंट क्रिएट होती, हाँ या ना? उस केस में वेरिएबल, पर यहाँ पे तो जो करंट क्रिएट हो रही है ये कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ पे जो करंट क्रिएट होगी ये कांस्टेंट ही बने रहेगी। अच्छा, तो ये जो रॉड है, ये जो रॉड है ध्यान से देखना बच्चों, इस रॉड में करंट फ्लो हो रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, तो क्या इस पे फोर्स ऐसे राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम? और क्या इस एफ एम की वैल्यू आई इंटू एल क्रॉस बी रही होगी? यस और नो? आई इंटू एल क्रॉस बी, तो देखो आई की वैल्यू तो हो गई आपके पास v अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा, एल क्रॉस बी करोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा है वो 1 हो जाएगा, तो एल इंटू बी हो जाएगा बच्चों ये। यस और नो? तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नेट्यूड है क्या वो वी बी एल अपॉन आर प्लस आर आ रहा है बच्चों? यस और नो? अच्छा, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? भाई आई कांस्टेंट थी तो क्या ये फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा? अगर आई कांस्टेंट थी तो क्या ये फोर्स, अच्छा, अब फोर्स कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो रॉड चल रही है इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? तो क्या इस पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारी तीनों इक्वेशन वैलिड है या नहीं? तो तुमसे यहाँ डिस्टेंस दे दे के बच्चों बताओ 10 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? कितने टाइम के बाद रॉड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्या ये भी सॉल्व हो सकता है? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अच्छा, क्या, अब देखो और अच्छा क्वेश्चन बना के देखो इसी में, अच्छा क्वेश्चन बना के देखो इसी में, तुम बोलो तो बना दूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी में देखो, मैं बस डायग्राम दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है ना, ऐसा मत समझ लेना क्वेश्चन बना दिया सर ने। सुन लो, देखो क्या ऐसा हो सकता है, देखना बस ध्यान से। एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे समझ में पड़ जाए तो ठीक है, देख लो। ये रेल्स आगे चल रही है ऐसे, तो इस रेल के दूसरे एंड को एक पुली से पास करा के एक ब्लॉक से कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, अब तुमसे पूछेगा फाइंड आउट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सच दैट द रेल्स आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रेल्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलनी चाहिए, तो बताओ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो? तो क्या आप टेंशन को इस एफएम के बराबर कर दोगे? कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलेगी? जब नेट फोर्स 0 हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलेगी ये रेल्स? जब नेट फोर्स कितना हो? 0। यस और नो? तो क्या वहां से मास भी कैलकुलेट हो जाएगा? अब ये ऐसे क्वेश्चन बना, टाइम कंज्यूमिंग खूब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है टाइम कंज्यूमिंग नहीं बन सकता है क्वेश्चन, आराम से बन सकता है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा चाहूं कि मुझे ना एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन बनाना है इसमें, वेरिएबल फोर्स, अच्छा चलो एक और चीज चलो, एक और चीज सुनो। क्या इसमें मैं ऐसा कर सकता था, रेजिस्टेंस ना देके, ये कंडक्टर्स जो रेल्स है इनका रेजिस्टेंस ना देके फ्रिक्शन दे दूं इनकी सरफेस पे, क्या दे दूं? फ्रिक्शन। और फिर तुमसे ये पूछूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट द रेल्स आर नॉट मूविंग,
सॉरी सच दैट द रॉड आर नॉट मूविंग। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ पूछा जा सकता है। म्यू की मैक्सिमम या देखो एक बार तो पूछेगा म्यू की मैक्सिमम वैल्यू, एक बार पूछेगा मिनिमम वैल्यू। क्या दोनों केस में आपको फ्रिक्शन फोर्स को एफएम से इक्वल करके बताना है? यस और नो? दोनों केस में क्या एफएम को आपको फ्रिक्शन फोर्स से इक्वल करके निकालना है? एक तो चलने के लिए और एक ना चलने के लिए। यस और नो? एक बार तो पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट द रॉड विल नॉट मूविंग ऑन द रेल्स। एक बार पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट रेल्स जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। समझ में आ रही है? एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए पूछेगा, एक काइनेटिक। क्या कर पाओगे? क्लियर हो रही है सबको बात? अच्छा अगर मोशन करना, अगर क्वेश्चन पूछे कि म्यू की मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए चलना स्टार्ट करे, ध्यान सुनो। अगर ऐसा पूछा भाई फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट द रॉड विल मूव ऑन द रेल्स, तो क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा? दिस एफ एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। चलने के लिए तो यही होना चाहिए ना भाई। मूव करने के लिए क्या है? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एफ एम से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में क्या म्यू की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी? हाँ या ना? अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट रॉड विल नॉट मूविंग ऑन द रेल्स, तो उस केस में रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए ये एफ एम इससे ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ एम से ज्यादा है तो ये मूव नहीं करेगा। बस सिंपल। इस केस में म्यू की मैक्सिमम वैल्यू, पर जो आंसर आएगा क्या वो दोनों में सेम ही आने वाला है? म्यू की जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम मिनिमम वो सेम ही तो आने वाली है। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उल्टा कर दिया। एक बार पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ताकि चलना स्टार्ट ना करे, और एक बार पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ताकि चलना स्टार्ट कर दे। ठीक है? क्लियर हुई ये बात? तो फ्रिक्शन से भी जोड़ सकता था इस क्वेश्चन को म्यू की वैल्यू फाइंड कराते हुए। हाँ या ना? सबको समझ में आ रही है ना यार ये बात? हाँ सबको। अच्छा अब मैं अगर ऐसा चाहूँ, ध्यान सुनो, मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार मैं एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊं जिसमें फोर्स वेरिएबल हो, तो इस फोर्स को वेरिएबल करने के लिए क्या मुझे करंट को वेरिएबल करना पड़ेगा? और करंट को वेरिएबल करने के लिए क्या मुझे इन रेल्स का रेजिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा? यस और नो? क्या इन रेल्स का रेजिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा? हाँ या नो? हाँ सर, इन रेल्स का रेजिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो देखो अगर वो क्वेश्चन बनाया जाता तो कैसे बनाया जाता मैं आपको बता देता हूँ। अगर रेल्स वाला क्वेश्चन बनाया जाता तो कैसे बनाया जाता, देखो। अरे देखो यार, कुछ भी लगा ले, रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस ही तो बता रहा है। देखो देख, वो क्वेश्चन भी बना के तो दिखाई देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है। देखो ऐसा है बच्चों कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? और यहाँ पे दो रेल्स लगाई गई है, पैरेलल रेल्स। ठीक है? ऐसे दो पैरेलल रेल्स, और इन दोनों रेल्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है लेमडा ओम पर मीटर। लेमडा ओम पर मीटर। ठीक है? दोनों रेल्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है लेमडा ओम पर मीटर। समझ में आ गई बात? 1 मीटर की लेंथ पे रेजिस्टेंस है लेमडा, दोनों पे है रेल्स पे, दोनों रेल्स का रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा अब क्या किया, अब क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक बैटरी ये ऐसे अटैच कर दी गई, और इन रेल्स के बीच में
यहां पे एक रॉड रखी गई, लेंथ L, मास M, रेजिस्टेंस R, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये वोल्टेज V। अब मुझे बताओ, जैसे ही ये रेल चलना स्टार्ट करेगी तो यहां से जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो दोनों रेल्स का, जैसे ये रॉड आगे चलना स्टार्ट करेगी तो दोनों रेल्स का कुछ ना कुछ लेंथ सर्किट के अंदर आने लगेगा, यस और नो? तो क्या फिर एक रेजिस्टेंस भी अंदर आने लगेगा, यस और नो? और रेजिस्टेंस अगर अंदर आने लगेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा ना भाई, क्या टोटल रेजिस्टेंस कंटिन्यूस वेरी करता रहेगा? और टोटल रेजिस्टेंस वेरी करता रहेगा तो करंट भी वेरी करती रहेगी और फोर्स भी वेरी करता रहेगा, यस और नो? हाँ या ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अच्छा अब तुमसे कोई ऐसा पूछ ले, ध्यान से सोचो, तुमसे कोई ऐसा पूछ ले, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या सबसे पहले हमें इस रॉड जो फोर्स लग रहा है, क्या उसे सबसे पहले एक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहिए बच्चों? हाँ या ना? तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, मान लो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो सेटअप होगा, क्या ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा? देखो गौर से, ध्यान से देखना, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये लैम्डा एक्स, ये लैम्डा एक्स, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और ये वी, यस और नो? हाँ या ना? ये सर्किट होगा ना एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो जो करंट होगी, जो करंट होगी क्या वो इस तरीके से लिखी जाएगी, V अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, यस और नो? करंट इन द रॉड क्या ये होने वाली है? अच्छा, तो ये रॉड थी भाई साहब, ये रॉड थी, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या ये वेरिएबल करंट है? देखो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इस पे जो फोर्स लगा होगा राइट डायरेक्शन में ये भी वेरिएबल हुआ होगा, और इस फोर्स की वैल्यू लिखी जाएगी बच्चों एफ एम इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, वेयर आई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसे आप लोग लिखोगे बच्चों वी एल बी अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस 2 लेमडा एक्स। क्या आपके पास फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, यस और नो? अगर आपके पास फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ चुका है तो क्या आप एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हो? और अगर आप एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हो तो काइनेमेटिक्स में 30 कन्वर्जन सिखाए थे तुम्हें, तुम v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, यस और नो? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बताओ टफ है क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए? क्या ये क्वेश्चन टफ है तुम्हारे लिए? नहीं है भाई, कैसे कैसे टफ हो जाएगा सर क्वेश्चन हमारे लिए? क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? अब कई बच्चों को लग रहा हो सर इंटीग्रेशन कैसे करें, तो मैं बता रहा हूँ आपको, स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है? तो इन दोनों को लिखने के बाद अगर इंटीग्रेशन करते हो तो ये देखो a प्लस बी एक्स वाला फंक्शन बनेगा, 1/ax+b, याद है? 1/ax+b का इंटीग्रेशन कराया है मैंने तुमको, ln ax+b/a के टर्म्स में, जानते हो ना सब लोग? तो उस इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है? हाँ या ना? क्या तुम्हारे लिए कोई खास बड़ी बात इस क्वेश्चन में? कैसा ही बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है? रेल्स प्रॉब्लम को कितना भी टफ बना लो, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, करंट कोई तो वेरी करवाएगा, करवा लो भाई। हाँ, रॉड रॉड को रोटेट करेंगे अभी बाद में, रुक जा, रॉड को रोटेट करेंगे अभी कुछ टाइम के बाद, टेंशन मत लो। ईएमआई में रोटेट करेंगे, ईएमआई में, यहाँ नहीं रोटेट करवाते, ईएमआई में रोटेट करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गई सबको बातें?
वेरी गुड। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू। तो बच्चों देखो फोर्स वाली तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे हमने वहां डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना बच्चों, करंट में हमने सॉरी लाइट चार्ज में हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे और फिर टॉर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू बच्चों।